सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यही करा था हमने। ठीक है, हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारा ओरिजिन है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है। ठीक है, इतनी बात। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, this is m1, this is position vector of second particle with respect to origin, this is m2। मुझे इस सिस्टम का m1 और m2 का क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो गया, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहां पर है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, दिस इज RCM, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये। ठीक है, अब ये RCM निकालना है मुझे इन टर्म्स ऑफ M2 R2 M1 R1। ठीक है, इतनी बात। तो देखो भाई, let this be x vector and this be y vector। मैंने जो डेफिनेशन दी थी उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ मासेस का सम किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही पढ़ा है हमने, हाँ या ना? तो क्या कहानी है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस about सेंटर ऑफ मास इज 0। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से m1 x वेक्टर, दिस इज मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 अबाउट व्हाट, सेंटर ऑफ मास, प्लस m2 y वेक्टर, दिस इज मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2 अबाउट सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये आ गया। अगर मैं यहीं पर ध्यान से देखें तो टू पार्टिकल सिस्टम में क्या कहानी बन रही है। हेलो, हाँ जसविंदर जी, ऊपर क्लास में हूँ आज, ऊपर क्लास में हूँ मैं, आपको कई दिनों से खोज रहा हूँ आज। अच्छा, तो मैं क्लास छोड़ के दे दूंगा, या तो मैं मेहर सिंह को पकड़ा दूंगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब देखो भाई, क्या कहानी है हमारे पास। देवांश कह रहा हमेशा ऐसा ही होगा, तो हमेशा ही ऐसा होगा। ठीक है, इतनी बात। अब एक चीज और देखो, अगर मैं इस वाली टर्म को उधर ले जाऊं तो आएगा m1x वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2y वेक्टर, यही आ रहा है। इसका मतलब x वेक्टर और y वेक्टर एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, ये मतलब आ रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा, हालांकि इसका बाकी जगह मतलब नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ रहेगा कि फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, for two particle system, center of mass always lies on line joining masses। ये सुनो, ये कहानी आ जाएगी। अब जरा थोड़ा सा छोटा कर लें इसे। अब आप देखो एक मिनट, आपको क्या करना है, m1x प्लस m2y इक्वल टू 0, यही कहानी है। तो जरा x निकालते हैं, RCM प्लस x इज व्हाट, R1। तो हमारे पास x क्या हो गया, R1 माइनस RCM, हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से RCM प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, R2 फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो y इज इक्वल टू R2 माइनस
RCM। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो बड़ा गलत बात है, ठीक है, इतनी बात। इसमें किसी को डाउट है भाई? किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब हम पुट कर दें वैल्यूज यहाँ, तो क्या हो गया, M1 R1 माइनस RCM प्लस M2 R2 माइनस RCM एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 0। RCM वाली टर्म्स उस साइड ले जा लो, बाकी इधर ही रहने दो, ठीक है। तो क्या हो गया, M1 R1 प्लस M2 R2, और उधर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 कॉमन आ जाएगा इनटू व्हाट, RCM, तो अपॉन M1 प्लस M2 इज व्हाट, RCM। ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। इतना हमने कल करा था, नोट कर लिया है सबने? ये नोट कर लिया है? कितने लोगों को ब्लर दिख रहा है भाई, जल्दी बताओ। अब जरा देखो, ये तो आ गया 2 पार्टिकल सिस्टम। अब जरा ध्यान दो, अब अगर 3 पार्टिकल्स होते, ठीक है, पहले का पोजीशन वेक्टर होता R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, R4, ऐसे बहुत सारे होते। तो अब इसी फॉर्मूले को हम जनरलाइज कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स, और कैसा सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम। कैसा सिस्टम भाई, डिस्क्रीट सिस्टम। ध्यान सुनना, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सेंटर ऑफ मास n पार्टिकल्स का और सिस्टम कैसा, डिस्क्रीट। तो अगर पहला पार्टिकल है मास M1 पोजीशन वेक्टर R1, दूसरा मास M2 पोजीशन वेक्टर R2, तीसरा M3 पोजीशन वेक्टर R3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो RCM कैन बी रिटन एज M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डैश 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 MN RN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश डैश MN। यही आएगा कि नहीं आएगा, जरा देखो भाई, ऐसे ही आना है कि नहीं आना है, यस और नो? ठीक है भाई, उसी फॉर्मूले को हमने जनरलाइज कर दिया। अब आप एक चीज देखो, ये आ गया, तो इसको और सुंदर तरीके से क्या लिख सकते हैं, RCM कैन बी रिटन एज समीशन MI RI I इक्वल टू 1 to N अपॉन समीशन MI I इक्वल टू 1 to N। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट है भाई? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं भाई। अगर बहुत सारे पार्टिकल है तुमने ऐसा कर दिया। अब देवांश, मैं MI और MI काट दूं, काट दूं? देवांश, देवांश कुछ कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, नीचे वाला MI और ऊपर वाला MI काट देते हैं। देवांश यस और नो? अरे मैं देवांश से पूछ रहा हूँ, जल्दी बता। हाँ यस लिख रहा है, शाबाश, यही उम्मीद थी भाई, ठीक है। हाँ, गधे, ऊपर मास का प्रोडक्ट हो रहा है R1 वेक्टर के साथ में, ये थोड़ी मास अलग है और फिर समीशन R लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं काट सकता है। कैसे काट देगा जरा बता, M1 को M1 से काट देगा यहाँ पर, या M2 को M2 से काट देगा, काट सकता है ऐसे? चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही है। अब ये RCM है, RCM पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसके 3 कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से RI के भी 3 कोऑर्डिनेट, अरे R1 के भी 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस तरीके से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ऐसा ही रहा होगा। अब जरा देखो, तो अब क्या कहानी है, ध्यान से देखना। वो कह रहा फिर बता दो क्यों नहीं काटेंगे, रहने दे। अब देखो भाई,
देखो आरसीएम को क्या लिख सकता हूं मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप इज इक्वल टू समीशन एम आई एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप आई इक्वल टू 1 to n अपॉन समीशन एम आई इक्वल टू 1 to n। ऐसा है या नहीं है? लिख सकता हूं ऐसा, कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया यार मैंने। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं यहां पर कहूं कि ये वाला वेक्टर आई कैप वाला किसके बराबर होगा, इधर के आई कैप वाले के बराबर, इसका जे वाला इसके जे कैप वाले के साथ बराबर होगा, और इसका के वाला इसके के कैप के साथ बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूं, जरा देखो एक मिनट। एक्स सी एम इज इक्वल टू समीशन एम आई एक्स आई अपॉन समीशन एम आई इक्वल टू 1 to n आई इक्वल टू 1 to n। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस और नो? कौन सा स्टेप कीर्ति जल्दी बताइए? ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप में दिक्कत आ रही है? रुक जा फिर एक मिनट, रुको भाई, इनको कुछ दूसरे तरीके से बताना पड़ेगा। सब बड़े वाले हो सब। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक क्लियर है या नहीं है? अरे है या नहीं, जल्दी बता कीर्ति। हाँ ठीक है, अब जरा देखना एक मिनट। हाँ मैंने क्या करा, इसको देखना जरा ध्यान से। एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप, ऐसा लिख सकता हूँ आरसीएम को कि नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी बता दे, जल्दी से बोल फटाफट। लिख सकता हूँ, ठीक है। M1 X1 आई कैप प्लस Y1 जे कैप प्लस Z1 के कैप प्लस M2 X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप, ऐसे ऐसे प्लस MN XN आई कैप प्लस YN आई कैप प्लस ZN, सॉरी ये जे कैप और ये के कैप। ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर को? कीर्ति जल्दी बता, लिख सकता हूँ? तो यही तो लिखा था यार, कुछ तीर थोड़ी मारा था मैंने। नीचे M1 प्लस M2 टिल MN, ऐसा ही है या नहीं है? अब एक बात बताओ यार, ये वेक्टर इधर वाले वेक्टर के बराबर है। अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं और कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया, तो आई वाला कंपोनेंट पहले वेक्टर का आई वाले कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के बराबर होना चाहिए, जे वाला दूसरे के जे के बराबर होना चाहिए, के वाला तीसरे के बराबर होना चाहिए, तभी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, यहां पर एक्ससीएम लूंगा तो यहां से सारी की सारी आई वाली टर्म्स उठा लूंगा जिनमें आई कैप है। यहां से जे कैप वाली टर्म लूंगा तो यहां से भी सारी जे कैप वाली टर्म्स उठा लूंगा, और यहां के कैप वाली टर्म लूंगा तो इधर भी कौन सी वाली टर्म्स उठाऊंगा? के कैप वाली। तो सिंपल हो गया, जरा देखो, एक्ससीएम इज इक्वल टू क्या हो गया, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 टिल MN XN। तो उसको मैंने कैसे लिख दिया, अब मैं समीशन में लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। MI XI I इक्वल टू 1 to N अपॉन समीशन MI। कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू है किसी को? इसी तरीके से YCM इज इक्वल टू समीशन MI YI I इक्वल टू 1 to N अपॉन समीशन MI। हाँ या ना, कोई दिक्कत है? इसी तरीके से ZCM यहां लिख देते हैं, समीशन MI ZI I इक्वल टू 1 to N अपॉन समीशन MI I इक्वल टू 1 to N। हो गया भाई, ये तो फॉर्मूले बना लिए हमने डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। अगर हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चाहिए, क्लियर है इतनी बात? अरे हाँ या ना? और पोजीशन वेक्टर के लिए फॉर्मूला आया ये वाला,
और पोजीशन वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स के लिए फॉर्मूले क्या आ गए, एक के लिए आ गए, एक के लिए आ गए, एक के लिए वो आ गया। क्लियर है इतनी बात? कोई इशू है किसी को? कौन कह रहा कंडीशन है ये? भाई वेक्टर है ये, ठीक है। वेक्टर अगर दो बराबर होते हैं, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके तीनों कंपोनेंट भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। बड़े निकम्मे बच्चे हैं, नोट कर लो भाई। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए पहले, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सारी चीजें। ये तो हो गया डिस्क्रीट सिस्टम। अब लिखो जरा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास of continuous system, position vector of center of mass of continuous system। अब देखो जरा, मान लो हमारे पास ये कोई कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे बता रहा हूं कैसे आएगा, डिराइव ही कर रहा हूं एक्चुअल में, ठीक है। अब क्या कहानी है देखो, मैंने क्या करा, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, इसके ऊपर ये एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ा मैंने, छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसका मास dm है, ठीक है, और इसका ये पोजीशन वेक्टर कितना है, r है, ठीक है। अब जरा देखो, जो फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर का सेंटर ऑफ मास का, वो क्या है, RCM, डिस्क्रीट वाले को ध्यान देना, इज इक्वल टू समीशन RI MI अपॉन समीशन MI। ऐसा ही है या नहीं पहले बता दो मुझे। देवांश के हिसाब से MI काट सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते भाई, सिर्फ देवांश के हिसाब से, ठीक है, इतनी बात। अब मतलब हमने क्या करा, अब जरा देखो, ये एक पार्टिकल हो गया सिस्टम का, तो मैं क्या लिखूंगा, R dm, फिर अगला पार्टिकल R डैश dm डैश, फिर अगला पार्टिकल R डबल डैश dm डबल डैश, उन सबका क्या, सम। सम मीन्स लाइक दिस, अपॉन नीचे क्या है, dm का सम। दिस विल गिव मी व्हाट, RCM। देगा या नहीं देगा पहले बता दो मुझे। मान लो ये आ गया सेंटर ऑफ मास, ऐसे आएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में बेटा कुछ नहीं करा हमने, एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, उसका r और dm का प्रोडक्ट, फिर अगला एलिमेंट पकड़ा, उसका r वेक्टर dm का प्रोडक्ट, फिर अगला पकड़ा और उन सबका क्या कर दिया, सम, अपॉन dm का सम। यही है ना फॉर्मूले में। अब कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में समीशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन। भाई समीशन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इंटीग्रेशन, यही पढ़ा है हमने। तो दिस वुड बी रिटन एज व्हाट, इंटीग्रेशन r dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे आप? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में समीशन नहीं करते, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इसीलिए इंटीग्रेशन पढ़ा था हमने, किस लिए पढ़ा था, क्योंकि हम सम किसका कर पाते थे, 10 तक, डिस्क्रीट नंबर्स का। लेकिन और कॉन्टिन्यूअस नंबर्स हो जाए तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, तो इसलिए ये आ गया। इंटीग्रेशन क्या था, सम करने का ही तरीका था, और डिफरेंशिएशन क्या था, छोटे छोटे हिस्से करने का तरीका था, ठीक है, इतनी बात। अब ये आ गया, इसमें प्रॉपर लिमिट्स डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, हो गया, हो गया भाई। अब जरा ध्यान दो, मतलब करना क्या हमने, हमने एक एलिमेंट लिया, उसका पोजीशन वेक्टर देखा, r dm, उसका इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dm, ये है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, RCM इज इंटीग्रेशन r dm अपॉन
इंटीग्रेशन डीएम। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब देवांश डीएम डीएम काट दें, हम काट दें? देवांश जल्दी बता। नहीं, हाँ अब बोला है तो इतनी देर बाद नहीं काटना चाहिए। ठीक है चलो नहीं काटते हैं। अब देखो एक मिनट, अब ये आ गया हमारे पास। अब जरा ध्यान दो, अगर आरसीएम को मैं कंपोनेंट फॉर्म में रखूं, एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप, तो दिस आर कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज व्हाट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जरा देखो, इसको लिख सकते हैं आप, सॉरी आरसीएम को लिख सकते हैं एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? अब आप देखो, आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ और के वाले एक साथ। ठीक है इतनी बात। तो क्या हो गया, एक्स सी एम इज इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सिर्फ सेंटर ऑफ मास का, तो आप क्या करोगे, जो एलिमेंट लिया उसका एक्स कोऑर्डिनेट इंटू डी एम और उसका क्या, इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास। ठीक है इतनी बात। वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। जेड सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ये आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर इतनी बात? तो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूले तो बना दिए। ठीक है इतनी बात। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लें इसकी, तो ज़्यादा अच्छे से और फिर निकालेंगे। अभी हमने निकाला नहीं कोई भी, हम सिर्फ अभी हम कहानी बना रहे हैं। हो गया क्लियर है सबको? चल अब देखो भाई, और देवांश कह रहा है इनको याद कैसे रखेंगे? याद तो किसी को भी नहीं रखना, अपने आप याद हो रहा है तो ठीक है। अगर फिजिक्स याद करने पे आ गया ना तो फिर छोड़ दे फिर तो। अब देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, हाँ अप्लाई करेंगे अभी, अभी तो फॉर्मूले बना लें। अब सबसे पहले लिखो जरा, लिखो फॉर सिस्टम विद यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, फॉर सिस्टम विद यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी मास डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। पहला पॉइंट है, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है पहला पॉइंट, फॉर सिस्टम हैविंग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। क्लियर है? मतलब डेंसिटी जो भी है मास की वो क्या है, कांस्टेंट है हर जगह। ठीक है इतनी बात। मैं एक आधा एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एक ये मान लो रॉड है, ठीक है, रॉड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है इतनी बात। अब देखो एक मिनट, इसका सेंटर ऑफ मास कोई भी अंधा भी बता देगा कि मिड पे होगा। क्यों होगा मिड पे? आप एक काम करो, आपने यहाँ पे छोटा सा क्या पकड़ा, डीएम, उतनी ही दूरी पे यहाँ पे डीएम पकड़ा, तो ये हो गया एक्स वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वेक्टर। तो अब अगर आप सम करते हो बेटा, तो एक बात बताओ, एक्स डी एम माइनस एक्स डी एम क्या आ जाएगा, जीरो। अगला डीएम पकड़ा आपने, अगर ये वाई वेक्टर, तो अगला डीएम ये क्या, माइनस वाई वेक्टर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये मिड पे आ रहा है। आप ऐसे ही देखो, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ठीक है, आपने यहाँ पर एक डीएम पकड़ा है ऐसे एक्स वेक्टर पे, तो इसके अपोजिट भी एक्स दूरी पर ही ये माइनस एक्स वेक्टर हो जाएगा और उतना ही बड़ा एलिमेंट पकड़ा, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर इतनी बात? इसी तरीके से आपने क्या पकड़ा भाई, स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट जो भी है यूनिफॉर्म वाली, तो जरा देखो ये डायगोनल के इंटरसेक्शन पे क्या आएगा, हमारा सेंटर ऑफ मास आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास कर्तव्य कह रहा है ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सारी ह्यूमन बॉडी एक जैसी नहीं होती है, हो सकता है तो खूब हैवी सा हो। कैसा है, कोई जानता है इसे? कोई नहीं जानता। चलो ठीक है, अब तो टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो टेढ़ा मेढ़ा ही कुछ आंसर आएगा, क्यों परेशान है।
सारी ह्यूमन बॉडी एक जैसी थोड़ी है भाई, ठीक है। चलो बाद में देखेंगे। अगर हाँ एक कह रहा मोटा है, चलो तुमने देखा होगा मोटे लोग ना थोड़ा सा आगे झुके तो आगे ही झुक जाते हैं, हाँ या ना? बताऊंगा क्यों झुक जाते हैं, ऐसा परेशान ना हो, अभी निकालेंगे। अब तो लिख, पहला पॉइंट क्या हमारे पास, क्या लिखा हमने? फॉर सिस्टम विथ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सेंटर ऑफ मास is always at geometrical center of system. Center of mass is always at geometrical center of system. ठीक है, कहां पर होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सिस्टम, ठीक है। इतनी बात वो दिख भी रहा है आपको, रॉड का ज्योमेट्रिकल सेंटर मिड आ गया, डिस्क का या रिंग का सेंटर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा नॉन मेड वालों से, है ना, या मेडिकल वालों से पूछ ही लेते हैं, पढ़ा हुआ है 10 तक सबने। सेंट्रियोइड क्या होता है? ट्राइंगल के मीडियंस जहां इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब सेंट्रियोइड सिर्फ ट्राइंगल के लिए डिफाइंड है आपके हिसाब से, और क्या? हाँ, नहीं, जो नॉन मेड वाले हैं वो सेंट्रियोइड पढ़ चुके हैं, उन्होंने सेंट्रियोइड अभी पढ़ा, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाले चैप्टर में। अच्छा वो नहीं पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ ली निकम में। तो फिर तो अब बताओ भाई व्हाट इज सेंट्रियोइड? हाँ कुछ ज्ञान दे रहा है इसने, इसने मेरी कॉपी ना पुरानी वाली पढ़ ली है, इसकी दीदी के पास होगी, है ना, पक्की बात है, ठीक है। चल कोई बात नहीं, तेरी सिस्टर के पास कॉपी, इसने कॉपी पूरी रट डाली बढ़िया ढंग से, अच्छा करा, वैसे तो पढ़ लिया पहले से ही, सही कह रहा है। एक्चुअल में सेंट्रियोइड जो आप पढ़ते हो ना ट्राइंगल के लिए, मतलब साला मैथ्स में कभी क्वेश्चन नहीं करता कोई भी, सिर्फ फिजिक्स में करेंगे, है ना। सेंट्रियोइड सिर्फ ट्राइंगल के लिए नहीं होता है, सेंट्रियोइड किसी भी प्लेन सरफेस के लिए होता है, कैसा भी प्लेन सरफेस हो। और उसमें क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया का मैग्नीट्यूड का सम क्या आएगा? 0 आएगा। मोमेंट ऑफ एरियाज का मैग्नीट्यूड, मतलब जैसे ये मेरे पास बॉडी है, प्लेन बॉडी है, ठीक है, ये मैंने पॉइंट ले लिया, सेंट्रियोइड है सब मान लो, ये मैंने यहां पर छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका एरिया डी ए, ये आर वेक्टर, फिर अगला डी ए यहां पर आर डैश वेक्टर, अगला डी ए आर डैश वेक्टर। जब समीशन ऑफ आर डी ए क्या आएगा, जिस पॉइंट के अबाउट 0 आएगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्रियोइड कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात तो गलत फहमी दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अब कोई बात नहीं, कॉलेज जाओगे तो पता चल जाएगा, अगर गए तो। अब जरा देखो, तो मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट क्या बताया कि अगर हमारे पास बॉडी है जिसका, या सिस्टम है जिसका मास डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंट्रियोइड हमेशा कहां लाई करेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द सिस्टम। क्लियर है इतनी बात? अब अगला पॉइंट लिखो, सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास पॉइंट, सेंटर ऑफ मास पॉइंट में और मे नॉट lie on system, may और may not lie on system। बता देता हूं, चिंता ना करो। आप ऐसे देखो भाई, हमारे पास ये एक ऐसे करके 2 रॉड हैं, ये 2 रॉड हैं, ठीक है। इतनी बात, इसका मास भी m, इसका भी m, तो जो सेंट्रियोइड आएगा कुछ यहां आएगा। क्या मास के ऊपर लाई कर रहा है, रॉड के ऊपर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। या आप एक काम करो, सेमी सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास यहां आता है कहीं, क्या रिंग के ऊपर लाई कर रहा है? अरे नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक मिनट, आपके पास ये रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? सेंटर पे। क्या वो मास वाले पोर्शन पे लाई कर रहा है कहीं? नहीं कर रहा है, ठीक है। इतनी बात, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है। इतनी बात आपके दिमाग में ये आ रहा था कि करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का
सिस्टम के ऊपर भी लाई कर सकता है, सिस्टम से बाहर भी लाई कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? अगली चीज लिखो, क्या करेगा वो, मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट थोड़ी। मैंने बता दिया जितना मुझे करना था, लिखना नहीं उसे, ठीक है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ती तो बता देते, ठीक है? अब अगली कहानी, तीसरा पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का भी, सुन लो, सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का उधर की तरफ शिफ्टेड होता है जिधर सिस्टम का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर आप ऐसे देखो, ये m है और ये m है, ध्यान सुनना, तो कहाँ आएगा? मिड पे आएगा, हाँ या ना? ये L/2 और ये भी कितना? L/2, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अब अगर इस मास को बढ़ा देता हूं मैं, जरा देखो, ये m और ये कितना? 2m। अब मान लो सेंटर ऑफ मास ये है, ये हो गया x वेक्टर और ये हो गया, एक काम करो, रुको, इसको लिखो एक्स आई कैप और इसको माइनस वाई आई कैप। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना? भाई x इज लेंथ और y इज व्हाट? लेंथ। एक का डायरेक्शन आई कैप, एक का माइनस वाई कैप। अब जरा देखो, 2m एक्स आई कैप माइनस m वाई आई माइनस वाई आई कैप इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो जरा देखो, y इज इक्वल टू व्हाट? 2x। y क्या है? x का डबल है, तो किधर की तरफ शिफ्ट हो रखा है? किधर की तरफ शिफ्ट है? टुवर्ड्स लार्जर मास, हाँ या ना? तो लिखो जरा, लड़की एक बार दोबारा देख ले, ये m है और यहां 4m है, मान ले। मैं ये कह रहा हूं सेंटर ऑफ मास 4m की तरफ होगा ज्यादा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं। कैसे? आप एक काम करो, मान लो सेंटर ऑफ मास यहां है, इसको मैंने x कहा और इसको y कहा, तो 4m इंटू एक्स माइनस m इंटू वाई क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? तो 4m इंटू एक्स माइनस m इंटू वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। m से m कट गया तो y किसके बराबर हो गया? 4x, ठीक है? इतनी बात। तो y बहुत बड़ा है कि नहीं है सेंटर ऑफ मास से, दूरी पर है कि नहीं है? तो इसका मतलब जो मास हल्का होगा उससे सेंटर ऑफ मास क्या होगा? दूर होगा, और जो भारी होगा उसकी तरफ होगा। तो लिखो जरा, लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम is always shifted towards greater mass of system, क्लियर है इतनी बात? कोई इशू है किसी को? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, एक आधी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। एक चीज और ध्यान देना, आप ऐसे देखो, आपके पास मान लो रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग। कैसी है? यूनिफॉर्म रिंग है। रिंग कैसा बॉडी है बेटा? प्लेन बॉडी है। अरे प्लेन के ऊपर ही आ सकता है, 3D तो नहीं होता रिंग। मैं क्या कह रहा हूं? यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है? अब ये किसी ना किसी प्लेन पे रखा जा सकता है, एक्स वाई प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे, जेड एक्स प्लेन पे, कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको एक्स वाई प्लेन पे रख दिया। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है? अब आप एक बात बताओ, यूनिफॉर्म है नहीं, ठीक है? आप ऐसे देखो, अगर हम सिर्फ एक्स सी एम की बात करें, किसकी बात करें? एक्स सी एम की। मैंने ये डीएम पकड़ा, इसका कोऑर्डिनेट x1, इधर डीएम पकड़ा, इसका -x1, क्या कर जाएगा? एक दूसरे को कैंसल आउट। डीएम x2 और इधर -x2 कैंसिल कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? हाँ या ना? अब y वाला देखते हैं, ये डीएम y1 और ये डीएम -y1 कैंसिल कर गया कि नहीं कर गया? ठीक है, इतनी बात। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है?
ओरिजिन पे ही आ रहा है, पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ आना चाहिए, सेंटर पे ही आना चाहिए, बता चुका था मैं, ठीक है, इतनी बात, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज देखो, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म है और वो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, तो उस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जरा देखो यहाँ पर एक्सीएम क्या आ रहा है, जीरो, वाईसीएम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जेडसीएम अपने आप जीरो है क्योंकि मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग जेड एक्सिस। तो सब, फिर बता रहा हूं, सबसे पहले लिख लिख इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, if mass distribution is not along any given axis, मतलब कोई भी हो सकती है, एक्स वाली हो सकती है, वाई वाली हो सकती है, जेड एक्सिस जेड हो सकती है। इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अलोंग एनी गिवन एक्सिस, देन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट corresponding to that axis is always zero. Center of mass coordinate corresponding to that axis is always zero. कोई इशू है इसमें, अभी निकम्मो कुछ है नहीं। अब तो उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, पक्की बात है। अब एक और चीज, अगला पॉइंट क्या है, अगर कोई बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है किसी एक्सिस के अबाउट, मतलब दोनों साइड पे, एक्सिस के अबाउट, अबाउट बोलने का मतलब है उसके ओरिजिन के आइदर साइड में, ठीक है, इतनी बात, यूनिफॉर्म है, आइडेंटिकल है, सारी बातें बोल रहा हूं, ठीक है, वरना कुछ कहे यूनिफॉर्म तो कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिकल भी होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब जैसा इधर वैसा ही इधर, तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट होगा अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो लिखो जरा, लिखो इफ mass of system, if mass of system is identically distributed about any given axis, then center of mass coordinate corresponding to that axis will be always zero. Center of mass coordinate corresponding to that axis will be always zero. Clear इतनी बात? अरे क्लियर है भाई? अब बढ़िया बात करते हैं, अब हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं, निकालते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के लिए, दो चार सवाल कर लें, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे ये चार मासेस रख दिए ऑन द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है, इतनी बात। तो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट बताने, तो सबसे पहले तो जेड सी एम, हर अंधे ने बोल सकता है, कोई भी अंधा, कि जेड सी एम क्या होगा, जीरो होगा, हाँ या ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप एक काम करो, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, सही तो है, हाँ या ना,
और z सबका जीरो, इस वजह से जीरो आ ही गया, वो तो हमें निकालना ही नहीं पड़ा। ठीक है, इतनी बात। अब हम XCM देखें, ध्यान से देखना। M1 X1 0 हो गया, M2 X2 2 ml, हाँ या ना। M3 X3 प्लस 3 ml, M4 X4 ये 0 हो गया, अपॉन टोटल मास इज हाउ मच, 3 3 6 4 10, L/2, L/2 आया कि नहीं आया? ओ सॉरी 10m, नीचे क्या लिखना था, 10m। क्लियर इतनी बात? अरे ठीक है, कितना आ गया, L/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब YCM निकाल लें। M1 Y1 0, M2 Y2 0, M3 Y3 3 ml प्लस 4 ml अपॉन 10m, YCM is 7L/10, हाँ या ना? आगे कोऑर्डिनेट के नहीं आगे? पक्का ठीक है? अरे ठीक है यार, सिंपल सा कहानी है। हो गया, मिटा दूं इसे, अगला देखते हैं। शुरू में बड़ा आसान लगेगा चैप्टर, ठीक है, जब एक साथ इकट्ठा होगा तो फिर बड़ा बवाल सा चैप्टर होता है, ठीक है, तो इसलिए आराम से सुनते रहो बस। जब तक मैं सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ तब तक आसान है, उसके बाद ये खतरनाक चैप्टर है। जिसको समझ में आ गया फिर वो कुछ भी कर लेगा। ऐसा कुछ। अब सेंटर ऑफ मास बताना है इस सिस्टम का, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, ZCM अपने आप क्या हो गया, 0, और 0 ही हो गया ZCM, इसकी जरूरत ही नहीं है। और एक चीज और, XCM भी 0 हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? X एक्सेस के अबाउट मास इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेंटिकली, L दूरी पे इधर, L दूरी पे इधर, हाँ या ना? चलो, समस्या रह गई सिर्फ YCM की, निकाल लेते हैं। YCM, M इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कितना, 0, M इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 0, ये कितना, 2m इंटू 2l अपॉन कितना, 4m। तो बेटा YCM इज इक्वल टू L, मतलब कहीं पर यहां पर सेंटर ऑफ मास आ रहा है सिस्टम का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, L पे बॉटम मोस्ट पॉइंट से। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, देखते हैं अभी, बढ़े आगे, बढ़ जाए। चलो अगला देखो, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, दोनों आइडेंटिकल हैं, L शेप बना दिया, ठीक है, रॉड आइडेंटिकल हैं, ध्यान से सुनना। इसका मास M, लेंथ L, इसका मास M, लेंथ इसका भी L, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं,
इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ठीक है, किस पे रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है भाई। आपने क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। अच्छा, जब मैं बोलूं नहीं कुछ भी, कई बार मैं भूल जाऊंगा, तो अपने आप मान लेना कि सिस्टम क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं यूनिफॉर्म रॉड्स, यूनिफॉर्म मतलब मास डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब थोड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, आप ऐसे देखो, ये रॉड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की है, तो इसका खुद का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, मिड पे आएगा। कोऑर्डिनेट क्या इसके, L/2 0 0, हाँ या ना, अरे यस नो। दूसरे वाले का यहां मिड पे आएगा 0 L/2 0, यस नो। अब एक बात बताओ, ZCM निकालने की जरूरत है, नहीं है ZCM निकालने की जरूरत। अब आप इसको एक पार्टिकल मान सकते हो और इसको दूसरा पार्टिकल मान सकते हो, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले XCM निकालो, m इंटू L/2, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, L/2 है, तो m इंटू L/2, m इंटू वॉट, 0, इसका तो 0 है, अपॉन कितना, 2m, तो XCM इज इक्वल टू L/4, आगे कि नहीं आ गया, ठीक है। यानी कि L/4 मतलब यहां पर कहीं पर। इसी तरीके से YCM m इंटू 0, m इंटू L/2, तो m L/2 अपॉन 2m, तो YCM भी कितना हो गया बेटा, L/4, यानी कि यहां पर आ गया सेंटर ऑफ मास और इसके कोऑर्डिनेट L/4 L/4 और 0, आगे कि नहीं आ गया, हाँ या ना, क्लियर है। अब अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, ध्यान सुनना जरा, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ऐसे लगाता हूं तो भी क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। एक्चुअल में फोर्स इस पॉइंट के अबाउट एक्ट कर रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। फोर्स लग कहां रहा है, यहां लग रहा होगा, हाँ या ना, लेकिन उसकी लाइन क्या हो रही है, पीछे। यहां लगने का मतलब ये भी तो हो सकती थी लाइन, और ये होती तो ये क्या करता, रोटेट भी करता, ट्रांसलेट भी करता, ठीक है। इतनी बात ये ध्यान रखना, तो ये मतलब आ रहा था इस चीज का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है। अगला देखो भाई, देखो हर डेफिनेशन क्यों बताई मैंने, ठीक है, क्योंकि कई बार वो पूछ लेता उल्टा सीधा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। इतनी बात लिखो, टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड ईच ऑफ लेंथ L, टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड ईच ऑफ लेंथ L, ठीक है, प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, जैसा बोला गया था वैसे ही बता देता हूं मैं आपको, जैसे क्वेश्चन पूछा उसने, प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। ये पॉइंट हमारा, ये क्या हो रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि क्या कहते हैं, ये सिस्टम है, टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, ठीक है। इतनी बात, प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस,
find coordinates of point where force must be applied such that system purely translates. इसलिए बताया था भाई मैंने, ठीक है, ना बताता तो ये सवाल ना कर पाते। क्लियर है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड सच दैट सिस्टम प्योरली ट्रांसलेट्स। इसका मतलब सीधा सीधा है, सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं बेटा। अब आप देखो जरा, इस वाले को देखो, इसका पहले वाले का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0 0, मास m मान लिया इसका। दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, मास m, और कोऑर्डिनेट कितना? 0 -l/2 और 0, हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसा x एक्सिस के इधर मास है बिल्कुल वैसा ही इधर है, तो xcm क्या हो गया? zcm क्या हो गया? अब ycm देखो भाई, -m/l/2 अपॉन 2m -l/4, हाँ या ना? आ गया भाई, यहां आ रहा है बिल्कुल इसके मिड पे, ये आ गया सेंटर ऑफ मास, कितना? x0, y -l/4 और z कितना? 0। ये आ गया कि नहीं आ गया? यस सुनो, ठीक है, इतनी बात। तो हर डेफिनेशन का अपना अपना रोल है भाई, वो कैसे भी पूछ लेगा, हमें पता होनी चाहिए डेफिनेशन। देवांश कह रहा जेई मेंस में इतना इजी है, गधे डेफिनेशन ना बताई होती तो इजी ना होता है, पता ही ना होता हम कर क्या रहे हैं, करें क्या। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं भाई। अब जेई मेंस का ही अभी सवाल कराऊंगा, तब कहेगा इतना टफ भी आता है। ठीक है, अब देखो भाई, ध्यान दो, हमारे पास एक थिन रॉड है, ठीक है, इतनी बात, थिन रॉड। ये ओरिजिन है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है? L, ठीक। इसकी मास डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट x kg पर मीटर। अब मैंने आपको क्या दे दिया? लीनियर मास डेंसिटी दे दिया कि नहीं दे दिया? लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी क्या दे दी आपको? लेमडा नॉट x। लेमडा नॉट कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है भाई। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे मास क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। यही मतलब हो ना, डेंसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है। x जीरो पे मास क्या, लेमडा क्या आ रहा है? 0, मतलब x जीरो पे मास लगभग लगभग क्या होगा? 0 होगा। x1 पे मास डेंसिटी कितनी? लेमडा 1। x2 पे कितनी? सॉरी, x1 पे लेमडा नॉट, x2 पे कितनी? 2 लेमडा नॉट, x3 पे कितना? 3 लेमडा नॉट। बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? मतलब इधर की साइड ज्यादा मास है और इधर की साइड क्या है? कम है। यही कहानी है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट चाहिए। पहली बात तो आपको ZCM निकालने की जरूरत नहीं है कि Z में मास नहीं है। YCM निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि Y में मास नहीं है। सिर्फ क्या निकालना है? XCM। अब ये भी ध्यान रखना कि हमें निकालना क्या है, ठीक है, तो XCM निकालना है। और ये कैसा सिस्टम है? डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है? कैसा सिस्टम है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है ना? अब कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में हमने अपना ये ओरिजिन माना, ठीक है, इतनी बात। इसके ऊपर कहीं पर छोटा सा क्या पकड़ लिया? एलिमेंट। कितनी दूरी पे? x दूरी पे। कितनी लेंथ का? dx। और इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना कह दिया मैंने? dm। कह दिया कि नहीं कह दिया भाई? अब एक कह रहा है y क्यों नहीं निकालना है? देवांशी होगा, है ना?
पता कर ले y क्यों नहीं निकालना है, बहुत देर हो गई। अब देखो भाई, हमने कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए क्या करना था, एक एलिमेंट मानना था और उसका हमने कोऑर्डिनेट खोजना था, क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x ही खोजेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, जो फॉर्मूला है XCM का, दैट इज इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, यही है या नहीं पहले बता दो मुझे, यही फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया आपको, हाँ या ना। अब मैंने आपको बताया हुआ है dm अपॉन dx इज इक्वल टू लेमडा, पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ है? मास पर यूनिट लेंथ इज व्हाट? मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, पढ़ाया हुआ है, यस और नो? चलो, तो यहां से देखो क्या आ रहा है, इस छोटे से एलिमेंट का मास dm इज इक्वल टू लेमडा नॉट x, लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट x है, इनटू व्हाट, dx। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, बोलो भाई। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, वैल्यू डाल दो, x लेमडा नॉट x इंटू dx अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा नॉट x dx। वेरिएबल कौन है बेटा? x है सिर्फ, कहां से? 0 से लेकर के l तक, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, l दे रखी है आपको, यस और नो? तो इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू l, 0 टू l। अब एक चीज देखो, ऊपर भी लेमडा नॉट कांस्टेंट है, नीचे भी लेमडा नॉट कांस्टेंट है, दोनों से बाहर निकल करके क्या कर जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो क्या बना हमारे पास, XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 0 टू l अपॉन इंटीग्रेशन x dx 0 टू l। ये बना कि नहीं बना, हाँ या ना? अरे यस और नो, जल्दी चेक करो भाई, ये बन गया कि नहीं बन गया? अरे बन गया देवांश, बन गया भाई ये? अरे देवांश है या चला गया? है। अब x से, नीचे वाले x से ऊपर वाले x स्क्वायर का एक x काट देते हैं देवांश, हाँ या ना? नीचे वाले, देवांश से पूछ रहा हूं, अच्छा नहीं काटना है, ठीक है, नहीं काट सकते भाई, ठीक कह रहा है। अब देखो, ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, तो XCM एल क्यूब बाय 3, लिमिट डाल दी मैंने, और नीचे एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी कि एल स्क्वायर बाय 2, तो XCM आया हमारे पास 2l बाय 3, आया या नहीं आया? 2l बाय 3 आ गया। और एक बात और, 2l बाय 3 l बाय 2 से बड़ा होता है, l बाय 2 से बड़ा होता है, l बाय 2 से बड़ा होता है मतलब उधर की साइड है, उधर की साइड है मतलब जिधर की तरफ मास क्या था, ज्यादा था। अपने आप आ गई बात की नहीं आ गई? ठीक है, नोट करो इस बकवास को। कनिका क्या रिपीट करना है, जल्दी बता, रिपीट क्या करना है? कनिका रिपीट कहां से करना है ये बता दे मुझे, लास्ट स्टेप। लड़की, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो एक्स क्यूब बाय 3 आ गया। अपर लिमिट डाली l तो l क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट डाली 0 तो 0। इसी तरीके से x की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट डाली l तो l स्क्वायर बाय 2 आ गया, लोअर लिमिट 0 डाली 0 आ गया। अब भाई ये 2 ऊपर जाता है शायद, ये l स्क्वायर यहाँ आता है, कट के ऐसे आ जाएगा, ठीक है कनिका? चलो अब अगला देखते हैं बेटा, क्लियर है? अब लिखो जरा, लिखो जरा, सेंटर ऑफ मास, नहीं नहीं अब निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास डिफरेंट सिस्टम्स के, ठीक है इतनी बात। सेंटर ऑफ मास 2-3 में निकालूंगा, बाकी के सेंटर ऑफ मास आपको बता दूंगा कि ये पोजीशंस हैं, ठीक है इतनी बात, क्योंकि अगर मैं सिस्टम्स देखूं तो बहुत सारे सिस्टम है और मैं सबके निकालूंगा तो करीब 15 दिन में सेंटर ऑफ मास निकालता रहूंगा, ठीक है। हम 2-3 के निकालेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे कि इसका ये है, इसका ये, आप याद रखो, ठीक है। नहीं याद रख पाए तो एग्जाम में डिराइव करना पड़ेगा, जो आपकी औकात से बाहर है। लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, यूनिफॉर्म
सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर। हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और यूनिफॉर्म है। कैसी है रिंग, यूनिफॉर्म। उसके सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, हो गया सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग। अब जरा देखो भाई, ये हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक, इसका रेडियस आर, लेट मास बी कैपिटल एम। मानना हो मानो, नहीं तो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। अब आप एक चीज बताओ यार, मुझे क्या बताना है, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट बताना है। मैंने इसको किस पे रख दिया, एक्स वाई प्लेन पे रख दिया। एक्स वाई प्लेन पे सबको दिख रहा है। अगर मैंने एक्स वाई प्लेन पे रख दिया तो जेड सी एम 0 है। और एक और चीज, जैसा एक्स पे इधर है वैसा ही एक्स पे इधर है, तो एक्स सी एम भी क्या है, 0 है। निकालोगे तो भी 0 आ जाएगा, तो क्यों हम फालतू मेहनत करें। ठीक है, इतनी बात। जब मैंने प्रॉपर्टी बता रखी तो उसको यूज कर लो। तो एक्स सी एम भी क्या हो गया, 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब इशू क्या है, मुझे क्या बताना है, वाई सी एम बताना है। ठीक है, तो अब वाई सी एम बताना है। मैंने इसको ओरिजिन ले लिया अपना। हेलो, आ रहा हूँ जसविंदर जी, नीचे आ रहा हूँ क्लास छोड़ के, अभी 2 मिनट में। ठीक है, अब सुनो भाई, अब क्या कहानी हमारे पास, ध्यान दो। ये हमारा ओरिजिन है, सपोज ये ओरिजिन है। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले मैं इस रिंग के ऊपर एलिमेंट ले लूं। एलिमेंट ले लिया मैंने। छोटा सा एलिमेंट लिया। ये एंगल कितना, डी थीटा, और ये कितना, थीटा। और ये जो एलिमेंट लिया मैंने, ये कितना, इसका मास डी एम। हाँ या ना, इसका मास कितना, डी एम। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वाई सी एम। तो जरा वाई सी एम का फॉर्मूला देखो। वाई सी एम इज इंटीग्रेशन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट इनटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। यही है या नहीं, पहले बता दो मुझे, यही है ना, हाँ या ना। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट बताना है इस डीएम का। तो y कोऑर्डिनेट देखो, एक मिनट ध्यान से, ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। अबे निकम्मो, ये हाइट y कोऑर्डिनेट है या नहीं, पहले बताओ मुझे। एक बात बताओ, ये कितना है, r। तो भाई ये y इज इक्वल टू व्हाट, r साइन थीटा। y कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं आ गया, तो कितनी बढ़िया चीजें हो रही हैं। y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, r साइन थीटा। अब जरा देखो, पाई r लेंथ का मास m दे रखा है। कितनी लेंथ का, या एक काम करो, आप मारो गोली। मैंने यूनिफॉर्म तो बता ही रखा है आपको, तो मैं मास डेंसिटी लेमडा ले लेता हूँ, विच इज यूनिफॉर्म। ले सकता हूँ ना, फालतू क्यों ड्रामा करें, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। लेमडा केजी पर मीटर क्यूब, सॉरी केजी पर मीटर, एंड इट इज यूनिफॉर्म, दे ही रखा है आपको। अब एक बात बताओ, ये डीएम कितना होगा, डीएम अपॉन लेंथ इज इक्वल टू लेमडा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ निकम्मो, ये लेंथ डीएल, डीएल किसके बराबर, डीएल इज आर डी
थीटा विल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल और नॉट, हाँ या ना? चलो अब पुट कर दो भाई। तो dm कितना आ गया? dm इज लेमडा आर डी थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? अब वैल्यूज पुट कर दें यार, कर दें या नहीं? अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। चलो कर दो। तो क्या आ गया, पहले मैं इसको छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो भाई, अब वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो क्या आ गया हमारे पास? YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y कितना? r साइन थीटा, dm कितना? लेमडा r d थीटा अपॉन इंटीग्रेशन dm दैट इज लेमडा r d थीटा। यही होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? अरे यही हुआ, वैल्यू डाल दी। लेमडा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और नीचे वाला लेमडा r और ऊपर वाला लेमडा r कट जाएगा। कट जाएगा नहीं? कट जाएगा, ठीक है। तो YCM और ये r बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? मानते हो? अब हमें क्या करना है? लिमिट डालनी है थीटा की। आपने थीटा कहाँ से स्टार्ट करा? यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करा, ऐसे गए, थीटा कितना हुआ? 90 हुआ, फिर और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, कहाँ खत्म हुआ? 180 पे। तो लिमिट हमें डालनी है 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है इतनी बात। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो YCM, ध्यान से देखना भाई, इज इक्वल टू माइनस आर कॉस थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, और डी थीटा का कितना आएगा? थीटा आएगा, पाई माइनस 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। यही आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? चलो, YCM इज माइनस आर अपर लिमिट कॉस पाई -1 माइनस कॉस 0 1 अपॉन पाई, तो ये -2 आया। तो YCM किसके बराबर आ गया बेटा? जरा देखो, 2r बाई पाई। आ गया कि नहीं आ गया? YCM कितना आ गया? 2r बाई पाई। देवांश कह रहा लिमिट समझ में नहीं आई। भाई गधे, यहां से एलिमेंट लेना शुरू किया था हमने, तो थीटा 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक गया? 180 तक गया, ठीक है। अब क्या कहानी है? ये आ गया हमारे पास 2r बाई पाई। अब एक काम करो, 2r बाई पाई को जरा कैलकुलेट करो, कहाँ आएगा? 2 इज लेस देन 3.14, तो यानी कि ये थोड़ा सा टॉप से क्या आएगा? नीचे आएगा। यहां पर सेंटर ऑफ मास है, और इसके तीनों कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं, 0, 2r बाई पाई और 0। ये आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? बढ़िया चीज है, कल करते हैं बाकी, ठीक है इतनी बात।